प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 में जो आपका साइंस का बुक चलता है उसका चैप्टर नंबर 12। ठीक है ना। क्या है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक है ना। तो इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर को आज के क्लास में करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है बच्चा जी, प्रश्न 1 और 2 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसमें आपको कौन सा राइट आंसर है उसको बताना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अब आवेशित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए में है प्लास्टिक का पैमाना पैमाना ठीक है ना। बी में है तांबे की छड़। सी में है फूल क्या है फूला हुआ गुब्बारा। और डी में है ऊनी वस्त्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, तांबे का छड़। अगला प्रश्न क्या है, दिख रहा है ना आप लोग को, देख लीजिए। अगला क्या है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होगा। ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, क्षर तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेती है, मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाता है। ऑप्शन बी में क्या है, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऑप्शन सी, तो क्षर तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित हो जाता है, मतलब दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो क्षर क्या है, क्षर के बाद ना क्षर ऋणावेशित हो जाता है तथा कपड़ा धनावेशित। तो जब हम कांच को क्या करेंगे, कांच की क्षर को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो क्षार जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कपड़ा निगेटिव। तो क्षार पॉजिटिव मतलब धनावेशित, धनावेशित क्या है बी में, क्षार धनावेशित और कपड़ा निगेटिव यानी ऋणावेशित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। सारे बच्चों को क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका क्या ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, वो देखिए क्या क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ना, नीचे में आ जाइए आप लोग। चलिए 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने ट्रू मतलब टी का निशान तथा गलत के सामने आप यानी फॉल्स का निशान लगाना है। तो पहला क्या है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते, मतलब सेम जाति का यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो गलत है, फॉल्स हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव देंगे तो विकर्षण होगा, ठीक है ना, आकर्षण नहीं होगा। अगला क्या है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ, ठीक है ना, स्ट्रॉ जो होता है को आकर्षित करता है, तो ये ट्रू होगा। यहाँ पे हमारी ट्रू, ठीक है ना, दिख रहा ना आपको। चलिए अगला क्या है, त्वरित चालक किसी भवन की त्वरित से सुरक्षित नहीं कर सकता, तो बिल्कुल गलत है, सुरक्षा करता है। ठीक है ना। चलिए अगला आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए अब दिख रहा होगा, देख लीजिए सबसे नीचे क्या है, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ये फॉल्स है, यानी कि सभी फॉल्स है। ऑप्शन सॉरी खाली फॉल जो था वो आपका ट्रू है, बाकी बात सारा में फॉल्स है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 4 में आपका क्या है क्वेश्चन, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो आपको चलिए इसका उत्तर बताते हैं क्यों हमको चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है ना। तो देखिए 4 का हम लोग यहाँ पे उत्तर लिख दिया। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, आपको बहुत ही मजा भी आएगा समझ के। ठीक है ना, देखिए आखिर हम स्वेटर उतारते हैं चट चट क्यों आती है आवाज, समझिए। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज स्थैतिक विद्युत के कारण होती है। ठीक है ना, स्थैतिक विद्युत के कारण ही होता है। क्यों होता है, देखिए आगे पढ़िए। स्वेटर और शरीर के बीच घर्षण से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। स्वेटर और शरीर के बीच जब हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर जब उतारते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है, और जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे आवेश उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग चार्ज उत्पन्न होता है यानी कि आवेश, हिंदी में आवेश उत्पन्न होता है। जब स्वेटर को हटाया जाता है तो यह आवेशित क्या है, ये आवेश जो होता है यानी कि चार्ज, वो अचानक वायु में प्रवाहित होता है, मतलब वायु में चला जाता है, जिससे चट चट की आवाज आती है। आप लोग अच्छे से समझे। मान लीजिए आप लोग स्वेटर पहने हुए, स्वेटर को उतार रहे, तो क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, उससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। और जब हम क्या करेंगे, स्वेटर को उतार देंगे तो जो चार्ज आया था यानी कि आवेश जो है वो उत्पन्न होता है, वो आवेश वायु में चला जाएगा, जिसे चट चट का आवाज आता है। आप लोग एक बात कमेंट बताइएगा कि आपको स्वेटर उतारते समय चट चट का आवाज सुनाई देता है या नहीं देता, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। देखिए अगला प्रश्न क्या है 5 में,
जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है। व्याख्या कीजिए। बोल रहा है मान लीजिए ये एक आवेशित वस्तु है कलम, हम इसको अपने हाथ से छू दिए तो ये अपना आवेश खो देता है। ऐसा क्यों होता है वही व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कैसे वो देखिए आप लोग। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, ठीक है ना। 5 का उत्तर है क्या था, आप लोग लिखिएगा मानव का शरीर सुचालक है। मानव मानव मनुष्य का जो शरीर है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर से होते हुए। मान लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये धरती पे खड़ा है यहाँ पे, ये कोई चालक वस्तु है, आवेशित वस्तु है, इसको ये अपने हाथ से इसे छू दिया तो यहाँ से ये जो चार्ज है ये इससे शरीर से होते हुए ये धरती में चला जाएगा, ठीक है ना। तो वही करा, शरीर से स्थानांतरित हो जाता है और वह अपना आवेश खो देता है। यानी कि ये वस्तु जो है ये अपना आवेश खो देता है, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। जैसे ही चार्ज को छुएगा ये वाला चार्ज धरती में चला जाएगा और ये चार्ज खो देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। मेरा नाम आप लोग जानते हैं ना, मेरा नाम है देव सर, ठीक है ना। आप लोग सारे बहुत सारे बच्चे जानते हो, जो बच्चे क्लास लिए एप्लीकेशन पे उनको पता होगा मेरा नाम, और जो बच्चे नहीं लिए आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपका 6 नंबर, क्या है, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। बोल रहा है उस पैमाने का नाम लिखना है जहाँ पे हम लोग भूकंप के विनाशकारी ऊर्जा को मापते हैं, यानी कि नापते हैं। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इस पैमाने पर मतलब उसी में दर्शाया गया है कि कोई भूकंप को हम लोग नापे ना तो 3 दर्शा रहा है। क्या इसे क्या है भूकंप लेखी, क्या है सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतलब बोल रहा है कि 3 दिखा रहा है, क्या हम इसको भूकंप लेखी से माप सकते हैं, उसमें इसको हम रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्या इससे अधिक हानि होगा, 3 जो दर्शा रहा है इससे हमको अधिक हानि हो पाएगा। ये सब क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। तो देखिए हम एक एक करके अच्छे से लिखे सारे क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन था ना। पहला था उपकरण किससे हम मापेंगे, तो भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा का रिकॉर्ड करता है। तो पहले बोल रहा था कि कौन सा रिकॉर्ड करता है, तो यही लिखिएगा पहला का। उसके बाद बोल रहा था कि 3 को माप पाएंगे, देखिएगा हाँ। और उसके बाद पूछ रहा था ये हानिकारक है या नहीं, तो लिखिएगा यह कम तीव्रता का है, यानी कि इसका जो है 3 दिखा रहा था तो कम तीव्र है, इसलिए इससे कोई हानि नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए इससे हमको हानि नहीं होगा, ठीक है। हो गया ना, अच्छे से लिख लीजिएगा। बहुत ही छोटा और बहुत ही शानदार सा उत्तर है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, त्वरित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाएं। मतलब त्वरित से बचने का 3 उपाय बोलना है, ठीक है ना। आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। तो देखिए हम 3 उपाय यहाँ पे दे दिए, ठीक है ना। कौन कौन सा है, पहला देखिए खुली जगह पर नहीं रहना। मतलब हम खुले जगह पे नहीं घूमेंगे क्योंकि त्वरित आएगा बिजली आता है उससे हमको खतरा होगा, इसलिए खुले स्थान पे नहीं रहेंगे। दूसरा किसी मकान के अंदर रहना चाहिए, किसी मकान के अंदर चले जाएंगे। पानी से दूर रहना चाहिए, हमको पानी के स्तर पे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद पेड़ पौधा के नीचे भी हमको नहीं जाना चाहिए, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। 3 बोल रहा था तो हम लोग 3 दे दिए। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पहला दूसरा और तीसरा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो बच्चा जी देखिए अगला सवाल क्या 8 में, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारे, ठीक है ना, अनावेशित गुब्बारा जो है आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। नॉर्मल है, देखिए कोई आवेशित गुब्बारा है, वो आवेशित मतलब समान चार्ज आ गया तो ये प्रतिकर्षित करेगा यानी कि विकर्षण करेगा, मतलब दूर भेजेगा। और उसके बाद क्या है अनावेशित आवेशित मतलब अलग अलग चार्ज है, अपोजिट चार्ज, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो वही दिया गया आकर्षित करेगा। व्याख्या करना है, इसका रीजन बताना है, तो वही रीजन है कि समान चार्ज वाले प्रतिकर्षण करते हैं, असमान चार्ज वाले आकर्षण करते हैं। तो आपको कैसे लिखना है वो देखिए। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देखिए लिख लीजिए, उसका फिर से एक बार समझा देंगे। क्या है, दो आवेशित गुब्बारे के तत्वों पर समान आवेश होता है यानी कि समान चार्ज होता है। हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए वे दोनों गुब्बारा प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। इसलिए आवेशित गुब्बारे दूसरे गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, ये हो गया ना पहला। अगला देखिए आवेशित और अनावेशित एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं, इसलिए एक आवेशित किया गया गुब्बारा अनावेशित को आकर्षित करता है। तो यही रीजन था। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम यहाँ पे साइड में समझा देते हैं। मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज को जब हम पास लाएंगे तो यह क्या करेगा, यह प्रतिकर्षण करेगा। एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको जब हम पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। वही बात यहाँ पे था, पहले था समान चार्ज वाला, उसको पास लाएंगे प्रतिकर्षण होगा। असमान चार्ज मतलब एक अनावेशित एक आवेशित को साथ लाएंगे तो दोनों अलग अलग है तो आकर्षित करेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपका 9 नंबर सवाल क्या है। चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। बोला चित्र की सहायता से आपको एक उपकरण को दिखाना है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, आवेशित वस्तु को पहचानने में कि ये आवेशित है, ये अनावेशित है, इसको पहचानने में किस उपकरण का प्रयोग करके उसका चित्र दिखाना है। तो आपको चलिए कैसा चित्र आप लोग बनाइएगा वो देखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए पेज नंबर 153 में जब आप लोग आइएगा तो यहाँ पे एक दिया गया है विद्युत दर्शी का चित्र। ठीक है ना, यही चित्र आप बनाइएगा। यही चित्र जो है वो क्या करता है, उसको मापता है। ठीक है ना, कि कोई वस्तु आकर आवेशित है या अनावेशित है उसको ही बताता है। तो विद्युतदर्शी है, सरल विद्युतदर्शी है, तो इसी का चित्र आपको वहाँ पे बनाना होगा। तो आपको इसका चित्र बना लीजिएगा। 12.4 में ये चित्र आपके बुक में ही दिया गया है। ठीक है, तो इस चित्र को आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। भारत के उन 3 राज्यों या प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित है। ठीक है ना, मतलब 3 प्रदेश का नाम लिखना है जहां पे भूकंप के झटके अधिक होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या क्या लिखिएगा आप लोग उत्तर में। तो देखिए उत्तर यहाँ पे लिख दिए भारत के 3 राज्य जैसे कि गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो इस तीनों का यहाँ पे दिख रहा है राजस्थान इधर साइड में, तो इस तीनों का नाम आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये 3 राज्य है, ठीक है ना, प्रदेश है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। मान लीजिए आप घर से बाहर यानी कि आप घर से बाहर कहीं हैं, ठीक है ना, यानी घर में नहीं है तथा भूकंप के झटके लगते हैं। तो आपको मान लीजिए ऐसा अनुभव हुआ कि भूकंप आ गया है। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे, आप अपने बचाव के लिए अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे उसको लिखना है। तो आप लोग उत्तर देखिए कैसे लिखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा है उत्तर आपका। ठीक है, मैं निम्नलिखित सावधानियां बरतूंगा मतलब निम्नलिखित कार्य करूंगा अपनी सुरक्षा के लिए। पहला क्या, मैं भवनों वृक्षों तथा ऊपर, ठीक है ना, ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर चला जाऊंगा। यानी कि किसी भवन से, वृक्ष से या फिर विद्युत के खंभे से दूर हट जाएंगे क्योंकि वो गिरने का, हमारे ऊपर गिरने का संभावना रहेगा जिससे हमको खतरा हो सकता है, इसलिए हम वहां से दूर चले जाएंगे। देखिए दूसरा क्या लिखिए, हमें लेट जाना चाहिए। अगर हम घर से बाहर हैं हमको लेट जाना चाहिए, हमको खड़ा नहीं रहना चाहिए। तीसरा, यदि हम यातायात कर रहे हैं, मान लीजिए हम गाड़ी के अंदर हैं तो हम गाड़ी के अंदर ही रहेंगे, हम गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे 3 दे दिए, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्या है 12 में आपका। मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन त्वरित झंझाट की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे, व्याख्या कीजिए। मान लीजिए मौसम विभाग आपको बताता है कि मतलब आज आपको बाहर जाने के लिए नहीं बाहर जाना चाहिए क्योंकि त्वरित की संभावना है, आपको खतरा हो सकता है। तो अगर मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना ही है तो छतरी लेकर आप जाइएगा। उसी को बोल रहा है व्याख्या करने, क्या हमको जाना चाहिए छतरी लेकर या फिर छतरी को छोड़ देना चाहिए। आप लोग कैसे उत्तर लिखिएगा वो देखिए आप लोग। तो बहुत उत्तर सिंपल है, लिखिएगा नहीं, छतरी लेकर हमको नहीं जाना चाहिए। त्वरित के समय हवा छाता उड़ा देगी। ठीक है ना, हवा जो है वो ज्यादा रहता तो छाता उड़ जाएगा। अगर छाता नहीं भी उड़ता तो वो त्वरित अगर गिरेगा तो छाता आपका बचाव नहीं कर पाएगा। वैसे भी छाता हमें त्वरित से नहीं बचा सकता है क्योंकि छाता देखिए नॉर्मल है। मान लीजिए इस पे त्वरित गिरेगा तो इस छाता के साथ साथ आप भी जल जाइएगा। ठीक है ना, त्वरित से क्या होता है, आग धर लेता है, तो छाता आपको सुरक्षा नहीं कर पाएगा। तो हमको छाता लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा ना, बहुत ही आसान सा उत्तर था। तो यही 12 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमने पूरे अध्याय का, इस अध्याय का सभी क्वेश्चन के आंसर को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से देखे, सारे क्वेश्चन के आंसर को समझा भी दिया आपको। सारे बच्चे को सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं।
जैसा आपको ठीक लगे। आप हमारे आंसर को भी उतार सकते हैं या फिर कुछ बच्चे अपने भाषा में लिखना चाहिएगा, आप खुद से भी अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला जो वीडियो है आपको किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।